नमस्ते दोस्तों। इतिहास में बहुत तानाशाह हुए। हिटलर ने लाखों यहूदी मारे, मुसोलिनी ने इटली को जलाया, लेकिन जिस शैतान की बात आज करेंगे वो इन सब से ज्यादा खतरनाक था। ये वो शख्स था जो खुद को अफ्रीका का बादशाह कहता था। ये वो शख्स था जो रात को अपने फ्रीजर में रखे इंसानी सिरों से बातें करता था। ये वो शख्स था जिसने अपने ही देश के 5 लाख लोगों को मरवा डाला। और ये वो शख्स था जिसने भारतीयों को युगांडा से बाहर निकालने का हुक्म दिया। दोस्तों, ये कहानी है इदी अमीन दादा की। दुनिया जिसे बुचर ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का कसाई कहती है। इस वीडियो में हम इस जानवर के बचपन से लेकर मौत तक हर काला कर्म खोल कर रखेंगे और खासकर ये जानेंगे कि इसने हमारे भारतीयों के साथ क्या क्या जुल्म किए। तो चलिए शुरू करते हैं। इदी अमीन का जन्म कब हुआ, ये कोई नहीं जानता। इतिहासकार सैकड़ों साल बाद भी बहस कर रहे हैं। कोई कहता है सन 1920 के दशक के बीच में, कोई कहता है 1928 में, मगर इतना तय है, जन्म हुआ था उत्तरी युगांडा के कोबोको गांव में। ये गांव कॉन्गो और सूडान की सीमा के बिल्कुल पास है। उस जमाने में ये इलाका बहुत पिछड़ा था। न बिजली थी, न पक्की सड़कें थीं, न स्कूल थे। लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। इदी अमीन के पिता का नाम था आंद्रेयास न्याबीरे। पिता पहले रोमन कैथोलिक था, लेकिन बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। पिता ने अपना नाम बदलकर अमीन दादा रख लिया। यही वो नाम है जिसने आगे चलकर दुनिया को डरा दिया। माँ का नाम था अस्सा आटे। माँ लुग्बारा जाति से थी। लुग्बारा जाति को उत्तरी युगांडा में बहुत कमतर समझा जाता था। माँ पारंपरिक हर्बल दवाओं की जानकार थी। वो बुगांडा के राजघराने के लोगों का इलाज करती थी। लेकिन दोस्तों, इदी अमीन का बचपन बिल्कुल सुखद नहीं था। जब ये बहुत छोटा था तभी पिता ने माँ को छोड़ दिया। पिता बस चला गया, कभी वापस नहीं आया। माँ ने दूसरी शादी कर ली। दूसरे पति का नाम था जमालदीन अलवंगा। वो एक मस्जिद का इमाम था। इमाम जमालदीन ने इदी अमीन को इस्लाम की शिक्षा दी और नाम के साथ दादा शब्द जोड़ा गया। दादा का मतलब होता है बहन का बेटा। जब इदी अमीन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे स्कूल भेजा गया, बोम्बो नाम के इस्लामिक स्कूल में। यहाँ उसने उर्दू और इस्लाम की थोड़ी बहुत पढ़ाई की। मगर ये लड़का स्कूल में ज्यादा दिन नहीं टिक सका। क्यों? क्योंकि इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। ये हमेशा झगड़े करता था, छोटे बच्चों को पीटता था, क्लास से भाग जाता था। एक बार तो इसने अपने टीचर को धमका दिया। टीचर ने प्रिंसिपल से शिकायत की। प्रिंसिपल ने कहा, यह लड़का स्कूल के लायक नहीं है। इदी अमीन ने चौथी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। तब इसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल थी। इसके बाद ये छोटे मोटे काम करने लगा, कभी खेतों में मजदूरी, कभी दुकानों पर सामान उठाना। मगर किसी काम में इसका मन नहीं लगता था। इसका असली जुनून कुछ और था। इदी अमीन की बनावट बचपन से ही बहुत मजबूत थी। ये लंबा था, लगभग 6.5 फुट, और इसके शरीर पर मांसपेशियों का ऐसा बोलबाला था कि देखते ही लोग डर जाते थे। इसे बॉक्सिंग का बहुत शौक था। सन 1951 से 1960 के बीच ये युगांडा का हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहा। हाँ दोस्तों, ये बॉक्सिंग में चैंपियन था। इसके मुक्के इतने जोरदार होते थे कि इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था। एक बार बॉक्सिंग मैच में इसने अपने प्रतिद्वंद्वी को इतना जोरदार मुक्का मारा कि वो बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टरों को लगा कि वो बचेगा नहीं। कई दिनों तक वो अस्पताल में रहा। इसके बाद उस प्रतिद्वंद्वी ने कभी बॉक्सिंग नहीं खेली। लेकिन बॉक्सिंग के अलावा इसे रग्बी से भी बहुत लगाव था, और रग्बी के मैदान में इसका गुस्सा मशहूर था। एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक रग्बी मैच में इदी अमीन ने विपक्षी टीम के एक खिलाड़ी पर इतना जोरदार अपरकट मारा कि उसका जबड़ा टूट गया। खून बहने लगा। खिलाड़ी चीखता रहा। रेफरी ने इदी अमीन को मैदान से बाहर कर दिया। लेकिन इदी अमीन हंसता रहा। उसे कोई पछतावा नहीं था। बाद में जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो इसने कहा, वो मेरे सामने कमजोर था। कमजोरों को पीटना ही तो खेल है। यही सोच आगे चलकर इसकी तानाशाही की नींव बनी। सन 1946 में इदी अमीन ब्रिटिश सेना की अफ्रीकी यूनिट किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में भर्ती हो गया। भर्ती तो हुआ, लेकिन शुरुआत में इसको क्या काम दिया गया, अंदाजा लगाओ दोस्तों। रसोई में कुक का काम। यानी ये तानाशाह जो बाद में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देता था, शुरू में ब्रिटिश सैनिकों के लिए खाना बनाता था। लेकिन जल्द ही अधिकारियों ने देखा कि ये लड़का साधारण नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। ये एक बार में 100 पुशअप्स कर लेता था। ये एक हाथ से भारी बंदूक उठा लेता था, और सबसे खास बात, ये किसी से नहीं डरता था। धीरे धीरे इसकी पोस्टिंग रसोई से बदलकर युद्ध क्षेत्र में आ गई। इसने मालाया, अब मलेशिया में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ाई लड़ी। इसने कीनिया में मऊ मऊ विद्रोह के दमन में भी हिस्सा लिया। अधिकारी हैरान थे, एक कुक इतनी तेजी से कैसे तरक्की कर रहा है। लेकिन इदी अमीन का जवाब एक ही था, जो भी इसके सामने आता ये उसे पीट देता था। सेना में ताकत ही सब कुछ है। सन 1964 में युगांडा ब्रिटेन से आजाद हुआ। उस समय तक इदी अमीन ब्रिटिश सेना में सार्जेंट मेजर के पद पर पहुंच चुका था।
ये किसी अफ्रीकी सैनिक के लिए उस समय बहुत ऊंचा पद था। युगांडा के पहले प्रधानमंत्री थे मिल्टन ओबोटे। ओबोटे ने इदी अमीन की ताकत पहचानी। उसने अमीन को सेना में ऊंचे पद देने शुरू कर दिए। सन 1966 में इदी अमीन को मेजर जनरल बना दिया गया और सेना एवं नौसेना का कमांडर भी, यानी युगांडा की पूरी सेना अब इसी के हाथ में थी। लेकिन दोस्तों, ताकत मिलते ही इसका सिर फिर गया। इसने सेना में अपने वफादार लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाना शुरू कर दिया। जो लोग इसके खिलाफ थे उन्हें हटाने लगा। मिल्टन ओबोटे को सब पता था, लेकिन वो इदी अमीन को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि अमीन के पास सेना का पूरा समर्थन था। फिर आया सन 1971 का जनवरी महीना। 23 जनवरी को ओबोटे सिंगापुर में एक सम्मेलन में गया हुआ था। वो 4 दिन में वापस आने वाला था, लेकिन 25 जनवरी की रात को इदी अमीन ने तख्ता पलट कर दिया। उसने सेना के वफादार अधिकारियों के साथ मिलकर राजधानी कंपाला पर कब्जा कर लिया। रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया, हवाई अड्डे बंद कर दिए, सरकारी इमारतों के बाहर सेना तैनात कर दी। अगली सुबह लोगों ने रेडियो पर एक आवाज सुनी, मैं मेजर जनरल इदी अमीन दादा अब युगांडा का राष्ट्रपति हूं। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि लोगों ने इस तख्ता पलट का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि मिल्टन ओबोटे भी एक क्रूर शासक था। उसने भी हजारों लोगों को मरवाया था। लोगों को लगा शायद सेना का यह मजबूत आदमी देश में शांति लाएगा, मगर यह भ्रम बहुत जल्दी टूट गया। सत्ता में आते ही इदी अमीन ने अपने लिए बेतुके खिताब गढ़ने शुरू कर दिए। ये सिर्फ पागलपन था। पूरा खिताब कुछ यूं था, हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ फील्ड मार्शल अल हाजी डॉक्टर इदी अमीन दादा, वीसी, डीएसओ, एमसी, सीबीई। अब समझते हैं इस पागलपन का मतलब। प्रेसिडेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन राष्ट्रपति। यह खिताब इसने खुद को सन 1976 में दिया था। फील्ड मार्शल यानी सेना का सर्वोच्च पद। यह पद खुद को सन 1975 में दे दिया था। अल हाजी यानी जिसने मक्का की हज यात्रा पूरी की हो। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी ने इसको यह खिताब दिलवाया था। डॉक्टर, हाँ दोस्तों, यह खुद को डॉक्टर भी घोषित कर दिया था। हालांकि इसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी। और सबसे मजेदार खिताब था सीबीई। इसका मतलब था कॉन्करर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का विजेता। दोस्तों सोचो, वही इंसान जिसने ब्रिटिश सेना में कुक की नौकरी की, वही जिसने ब्रिटिश अफसरों के जूते पॉलिश किए, वही आज खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का विजेता बता रहा था। मगर यह सिर्फ खिताबों का खेल नहीं था। इसने अपना एक निजी धर्म भी बना लिया था। यह दावा करता था कि भगवान इससे सपनों में बात करते हैं। अगर इसे कोई फैसला लेना होता तो कहता, भगवान ने सपने में बता दिया। और इसी सपने की वजह से आगे चलकर इसने भारतीयों को युगांडा से निकालने का हुक्म दे डाला। इदी अमीन का शासन शुरू होते ही खून बहना शुरू हो गया। सबसे पहले इसने अचोली और लांगी जनजातियों के लोगों को निशाना बनाया। ये वही जनजातियां थीं जो पूर्व राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे का समर्थन करती थीं। सेना को आदेश दिया गया, घर घर जाओ, अचोली और लांगी लोगों को ढूंढो और उन्हें मार डालो। क्या हुआ फिर? हजारों लोगों को सड़कों पर गोली मारी गई, हजारों लोगों को जिंदा जला दिया गया, हजारों लोगों को विक्टोरिया झील में फेंक दिया गया। विक्टोरिया झील में मगरमच्छ थे, भूखे मगरमच्छ। लाशों को देखते ही वो झपटते थे। कहा जाता है कि उन दिनों विक्टोरिया झील का पानी लाल हो गया था। लेकिन ये सिर्फ एक जनजाति का नरसंहार नहीं था। धीरे धीरे इदी अमीन ने हर उस इंसान को मरना शुरू कर दिया जो इसके खिलाफ बोलता था। वकील मारे गए, पत्रकार मारे गए, प्रोफेसर मारे गए, न्यायाधीश मारे गए। एक बार किसी पत्रकार ने इदी अमीन से पूछा, इतने लोगों को क्यों मरवा रहे हो? इसने जवाब दिया, जो मेरे दुश्मन हैं उन्हें मर जाना चाहिए, और जो मेरे दुश्मन नहीं हैं उन्हें भी मर जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी याद रखे कि इदी अमीन के खिलाफ जाना कितना खतरनाक है। दोस्तों, कितने लोग मारे गए? अनुमान अलग अलग है। कोई कहता है 1 लाख, कोई कहता है 3 लाख, कोई कहता है 5 लाख, यानी युगांडा की तब की कुल आबादी का लगभग 5%। दोस्तों, अब सुनो सबसे डरावना हिस्सा। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, ये असल जिंदगी है। इदी अमीन के आवास पर एक बड़ा सा फ्रीजर रखा था। उस फ्रीजर में क्या था पता है? इंसानी सिर। हाँ दोस्तों, उन लोगों के सिर जिन्हें इसने खुद मरवाया था। ये कहानी नहीं है, ये कई लोगों ने देखा था। कुछ अधिकारी जो बाद में युगांडा छोड़कर भाग गए, उन्होंने बताया कि इदी अमीन अक्सर देर रात को उठता था, फ्रीजर खोलता था और उन सिरों से बातें करता था। क्या बातें करता था? बोलो, अब भी मेरे खिलाफ साजिश करोगे? देखो तुम्हारा क्या हाल किया मैंने, अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। दोस्तों, कल्पना करो, एक तानाशाह रात के अंधेरे में फ्रीजर के सामने बैठा है, कटे हुए सिरों से बातें कर रहा है। ये पागल था, पूरा पागल। एक पूर्व मंत्री ने बताया कि उसने खुद ये दृश्य देखा था। एक बार वो देर रात इदी अमीन से मिलने गया था। तब उसने फ्रीजर खोला। अंदर 5 सिर रखे थे, सबके मुंह बंद थे, आंखें बंद थीं।
मगर सिर अभी भी वैसे ही थे जैसे ताजा काटे गए हों। उस मंत्री ने अगले दिन ही देश छोड़ने की योजना बना ली। इससे भी बदतर आरोप है नरभक्षण, यानी इंसानी मांस खाना। हाँ दोस्तों, कई लोगों ने दावा किया है कि इदी अमीन इंसानों का मांस खाता था। युगांडा के एक पूर्व मंत्री हेनरी केम्बा ने देश छोड़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बताया, इदी अमीन ने मुझसे खुद कहा था। उसने कहा, इंसान का मांस बहुत नमकीन होता है, शेर का मांस सबसे अच्छा लगता है, मगर इंसान का मांस भी बुरा नहीं है। केम्बा ने आगे बताया, मैं वहां खड़ा था, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा, यह आदमी इंसान है या जानवर। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इदी अमीन के फ्रीजर में मिले सिरों के अलावा कुछ अंग भी थे जिनसे पता चलता था कि उन्हें पकाया गया था। बेशक इदी अमीन ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन जितने लोगों ने यह देखा और सुना, उनमें से कई ऐसे थे जिन पर भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, चाहे यह सच हो या ना हो, एक बात तय है, इदी अमीन इतना क्रूर था कि लोगों को यकीन हो गया था कि वो इंसान का मांस भी खा सकता है। दोस्तों, अब वो हिस्सा जो हमारे लिए सबसे दर्दनाक है। जब इदी अमीन सत्ता में आया तो युगांडा का आर्थिक ढांचा भारतीयों के कंधों पर टिका था। भारतीय व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, हर क्षेत्र में भारतीय सबसे आगे थे। तब युगांडा की कुल आबादी में भारतीय मात्र 1% थे, लेकिन वे देश की लगभग 20% आय पैदा कर रहे थे। इसने इदी अमीन की नफरत को हवा दी। ये भारतीयों को लालची कहता था, दुकानदार कहता था। अखबारों में भारतीयों के खिलाफ हेट भाषण छपने लगे। और फिर आया वो दिन, 4 अगस्त सन 1972। इदी अमीन ने रेडियो पर घोषणा की, भगवान ने मुझे सपने में आदेश दिया है, सभी एशियाई मूल के लोगों को 90 दिनों के भीतर युगांडा छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये कोई साधारण आदेश नहीं था, ये एक जातीय सफाया था। कितने लोगों को जाना पड़ा? लगभग 80,000 लोगों को। उनमें से ज्यादातर भारतीय थे। उन्हें क्या ले जाने की इजाजत थी? सिर्फ 50 पाउंड, तब की ब्रिटिश मुद्रा। आज के हिसाब से ये लगभग 5,000 रुपए बनते हैं। सोचो, एक परिवार जिसकी पूरी संपत्ति लाखों पाउंड की थी, उसे सिर्फ 50 पाउंड लेकर निकलना पड़ा। उनके मकान, गाड़ियां, दुकानें, फैक्ट्रियां, सब कुछ युगांडा सरकार ने जब्त कर लिया। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल लोगों की असल कहानियां हैं। बड़ोदरा के रहने वाले हर्षद लालवानी ने एक अखबार को बताया, मेरे चाचा की युगांडा में बड़ी दुकान थी। जब 90 दिन का अल्टीमेटम आया तो सैनिक उनकी दुकान पर आए। उन्होंने मेरे चाचा के सिर पर बंदूक रख दी। कहा, अगर तुमने 50 पाउंड से ज्यादा लेकर जाने की कोशिश की तो हम गोली मार देंगे। मेरे चाचा ने सब कुछ छोड़ दिया, बस कपड़ों का एक बैग लिया और निकल गए। अहमदाबाद के नटुभाई शाह युगांडा के न्याय मंत्रालय में अधिकारी थे। उन्होंने बताया, जब अल्टीमेटम आया तो हमें रोज पहचान पत्र दिखाना पड़ता था। अगर पहचान पत्र में थोड़ी सी भी गलती होती तो हमें जेल भेज दिया जाता था। मैं हर शाम जब घर पहुंचता था तो सोचता था, आज फिर जीत गया, क्योंकि कल का पता नहीं था। मुंबई के रमेश ठक्कर ने बताया, हमारा पूरा परिवार युगांडा में था। हमारे पास जूस की फैक्ट्री थी। एक दिन सैनिक आए और बोले, 40 दिन में देश छोड़ो। हमने पूछा, हमारी फैक्ट्री का क्या होगा? उन्होंने कहा, अब ये सरकार की है। बस, बिना कागज के, बिना मुआवजे के सब छीन लिए। एक औरत जो उस समय बच्ची थी ने बताया, हमारे पड़ोसी भारतीय थे। एक रात सैनिक आए और उन्हें जबरन घर से बाहर निकाल दिया। उनकी बेटी चीख रही थी, हमें कहाँ जाना है? सैनिक हंस रहे थे। अगली सुबह हमने उनका घर खाली देखा, बस एक जोड़ी चप्पल पड़ी थी बाहर। दोस्तों, इन कहानियों की कोई गिनती नहीं है। हजारों परिवार, हजारों सपने, सब एक रात में चकनाचूर। सन 1976 में दुनिया ने एक घटना देखी जिसने इदी अमीन को बेवकूफ साबित कर दिया। 23 जून को एयर फ्रांस का एक विमान तेल अवीव से पेरिस जा रहा था। रास्ते में 4 आतंकवादियों ने उस विमान को हाईजैक कर लिया। 2 फिलिस्तीनी थे और 2 जर्मन। आतंकवादियों ने विमान को एंटेबे हवाई अड्डे पर उतरने को मजबूर किया। एंटेबे युगांडा का मुख्य हवाई अड्डा था। इदी अमीन ने खुलेआम आतंकवादियों का साथ दिया। उसकी सेना ने बंधकों को घेर लिया। बंधकों को 2 हिस्सों में बांटा गया। गैर यहूदी बंधकों को छोड़ दिया गया, मगर 106 यहूदी बंधकों को एक पुराने टर्मिनल में बंद कर दिया गया। इदी अमीन खुद बंधकों से मिलने जाता था, उनसे हाथ मिलाता था, उनके साथ खाना खाता था। मगर ये सब झूठ था। असल में उसने आतंकवादियों को बंधकों को मारने की पूरी इजाजत दे रखी थी। आतंकवादियों की मांग थी, इजराइल और अन्य देशों में बंद। इजराइल ने बातचीत की कोशिश की, मगर जब लगा कि इदी अमीन आतंकवादियों का साथ दे रहा है तो इजराइल ने एक साहसिक योजना बनाई। 4 जुलाई 1976 रात के 9:50 पर इजरायली कमांडो 4000 किलोमीटर दूर एंटेबे हवाई अड्डे पर उतरे। वे एक कार में सवार थे जो इदी अमीन की अपनी कार जैसी दिखती थी। उन्होंने सिक्योरिटी को चकमा दिया। अगले 50 मिनटों में कमांडो ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया, 33 युगांडाई सैनिकों को मार डाला, बंधकों को मुक्त करा लिया। इस ऑपरेशन में इजराइल का एक कमांडो शहीद हुआ। नाम था योनातन नेतन्याहू।
ये आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। जब ईदी अमीन को पता चला तो वो पागल हो गया। उसने अपने 2 कर्मचारियों को वहीं मार डाला और एक बंधक जो पहले से अस्पताल में था, उसे उसके सैनिकों ने गोली मार दी। इस ऑपरेशन के बाद ईदी अमीन दुनिया के सामने बेवकूफ साबित हो गया। एक छोटा सा देश इजराइल उसकी नाक के नीचे से बंधक छुड़ा ले गया और वो कुछ नहीं कर सका। भारतीयों के चले जाने के बाद ईदी अमीन ने सारे व्यापार और उद्योग अपने करीबियों को दे दिए, मगर उन करीबियों को व्यापार का कुछ पता नहीं था। एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार ईदी अमीन के करीबी लोग उसके पास आए और बोले, सरकार माल क्यों नहीं भरती? उन्हें यह भी नहीं पता था कि व्यापार में माल खुद खरीदना पड़ता है। वे सोचते थे कि सरकार उनके लिए सब कुछ मुफ्त में लगाएगी। क्या हुआ फिर? दुकानें खाली हो गईं, चीनी गायब, तेल गायब, आटा गायब, दूध गायब। लोग भूखे रहने लगे। सड़कों पर लोग चीनी के लिए मारपीट कर रहे थे। एक बार तो ईदी अमीन को खुद सऊदी अरब से तेल मांगना पड़ा। हाँ दोस्तों, वही तानाशाह जो दुनिया को डराता था, अब तेल के लिए भीख मांग रहा था। ईदी अमीन ने अपनी खुद की मुद्रा छापनी शुरू कर दी। उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं थी। लोग उस कागज को जलाने लगे। अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह गई। सन 1978 में ईदी अमीन ने एक बड़ी गलती की। उसने पड़ोसी देश तंजानिया पर हमला कर दिया। ये गलती थी। तंजानिया की सेना उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी और साथ ही युगांडा के वो विद्रोही जो ईदी अमीन से बचकर तंजानिया भाग गए थे, उन्होंने भी तंजानिया का साथ दिया। तंजानिया ने पलटवार किया। उसकी सेना युगांडा के अंदर तक घुस गई। 11 अप्रैल सन 1979 तंजानिया की सेना ने राजधानी कंपाला पर कब्जा कर लिया। ईदी अमीन उस दिन अपने महल में था। सुबह के 4 बजे थे। उसे खबर मिली कि सेना आ रही है। उसने अपने सामान का एक बैग उठाया, अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, बस विमान में बैठा और भाग गया। दोस्तों, वही इंसान जो लाखों लोगों को मरवा सकता था, अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते की तरह भागा। बिना लड़े, बिना लड़वाए, बस भागा। ईदी अमीन पहले लीबिया भागा। वहां गद्दाफी ने उसे रखा, मगर ज्यादा दिन नहीं टिका। कहा जाता है कि इसके सुरक्षाकर्मियों और लीबियाई पुलिस के बीच झड़प हो गई। फिर इराक भागा, वहां भी नहीं टिका। अंत में सऊदी अरब ने इसे शरण दे दी। दोस्तों सोचो, एक शख्स जिसने 5 लाख लोग मारे, जिसने अपने फ्रीजर में इंसानी सिर रखे, जिसने इंसानों का मांस खाया, वही शख्स सऊदी अरब में एक शानदार हवेली में रह रहा था। उसके पास थीं आलीशान गाड़ियां, नौकर, बाग, स्विमिंग पूल। हर महीने उसे सऊदी सरकार से पेंशन मिलती थी। वो सड़कों पर घूमता था, मछली पकड़ने जाता था, बाजारों से सामान खरीदता था। कोई उसे रोकने वाला नहीं था। साल दर साल ईदी अमीन की सेहत बिगड़ने लगी। उसके पैरों में दर्द रहने लगा, उसकी सुनने की शक्ति कम हो गई, उसे किडनी की समस्या हो गई। 16 अगस्त सन 2003 80 साल की उम्र में सऊदी अरब के जद्दा शहर में ईदी अमीन ने दम तोड़ दिया। मौत का कारण था मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। जब यह खबर युगांडा पहुंची तो वहां के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने कहा, यह अच्छी खबर है, युगांडा को इस बोझ से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, सवाल यह है, उसके पीड़ितों को क्या मिला? 5 लाख लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, भारतीयों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और ईदी अमीन को कभी सजा नहीं मिली। न कोई मुकदमा, न कोई जेल, न कोई फांसी, बस एक शानदार बुढ़ापा और फिर मौत। यह न्याय है? नहीं दोस्तों, यह अन्याय की पराकाष्ठा है। एक इतिहासकार ने ठीक कहा है, ईदी अमीन का सबसे बड़ा अपराध ये नहीं था कि उसने 5 लाख लोग मारे, उसका सबसे बड़ा अपराध ये था कि उसे कभी सजा नहीं मिली। सन 2024 में युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने भारतीय समुदाय के सामने सार्वजनिक माफी मांगी। उसने कहा, ईदी अमीन का भारतीयों को निकालने का फैसला एक बहुत बड़ी गलती थी। वो एक अशिक्षित व्यक्ति था जिसने ताकत का नशा किया। उस फैसले ने युगांडा की अर्थव्यवस्था को 50 साल पीछे धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल फिर भी बना हुआ है, क्या यह माफी काफी है? जिन भारतीयों ने अपना सब कुछ खो दिया, अपने घर, अपने व्यापार, अपने बच्चों का भविष्य, क्या उन्हें सिर्फ एक बयान से सांत्वना मिल जाएगी? शायद नहीं, और कभी नहीं। दोस्तों, ईदी अमीन की कहानी यहां खत्म होती है। एक गरीब परिवार का लड़का, एक बुली, एक बॉक्सर, एक सैनिक, एक तानाशाह और अंत में एक कसाई। इसने अपने ही देश के 5 लाख लोगों को मारा। इसने लोगों के सिर कटवाए और फ्रीजर में रखे। इसने इंसानों का मांस खाया। इसने 80,000 भारतीयों को उनकी ही कमाई से बेदखल कर दिया। और इस सब के बाद ये बिना किसी सजा के मर गया। फ्रीजर में रखे सिर, मगरमच्छों को खिलाई गई लाशें, भारतीयों का निर्वासन, एंटेबे छापा और अंत में एक शानदार मौत। ये ईदी अमीन की दास्तान है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही इतिहास की दर्दनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।